Hello guys, how are you? Let us discuss इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस मिनॉरिटीज़ और उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस में हम डिस्कस करेंगे उनका सोशल स्टेटस क्या है, सोसाइटी में उनकी क्या हैसियत है, इकोनॉमिकली वो कैसे हैं, ठीक है, और पॉलिटिकली स्टेटस उनका क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ एक्ट 1992, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ एक्ट 1992 एक्ट डिफाइन करता है minority, एक कम्युनिटी को हम कम्युनिटीज कह सकते हैं माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं अगर वो गवर्नमेंट नोटिफाई की गई हो। ओके, इंडिया में ये अप्लाई करता है कुछ कम्युनिटीज में, जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हों, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हों, सिख्स हों, पारसी हो गई, जैन, इनको ये एक्ट अप्लाई करता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है, जिसको वो नोटिफाई करेगी, जिस कम्युनिटीज़ को वो नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी कहलाएगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस क्या हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए क्या है, ये क्या आर्टिकल बोलता है कि कोई भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 16 सब सेक्शन 1 एंड 2 ये क्या कहते हैं, ये दोनों बोलते हैं कि सिटीजन के पास इक्वल राइट है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, आर्टिकल 16 कहता है। उसके बाद अगला आर्टिकल है 25। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि हर एक फ्रीडम ऑफ साइंस का, और राइट है टू राइट फ्रीली प्रोपेट कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है रिलीजन को। तो आर्टिकल 25 क्या साइंस है,
राइट दी कि आप कोई भी, और 26 क्या बोलता है, हर एक रिलीजन को राइट है कि वो अपने मैनर्स, जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, ठीक है, अपने ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, आर्टिकल 26 से
अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 350 बी, तो आर्टिकल 350 ए हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 350 बी डिस्कस किया है। हम जब पढ़ रहे हैं कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं और उनका स्टेटस क्या है, तो पहले हम देखेंगे इनका प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए। तो उसके बाद एक और कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। तो ये क्या करता है, माइनॉरिटी स्टेटस देता है किसको, इट गिव्स माइनॉरिटी स्टेटस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो कि नोटिफाई की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर दिस एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, जिसमें आते हैं आपके मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख्स आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, पारसीस आते हैं, जैन्स आते हैं। ओके, तो ये है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, तो ये क्या करता है, माइनॉरिटी स्टेटस देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। आर्टिकल 350 ए हमने पढ़ा, आर्टिकल 350 बी पढ़ा। इसके लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी है ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 कि हर एक ह्यूमन को इक्वल डिग्निटी होनी चाहिए, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है यूएन डिक्लेरेशन है अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस 1981। तो यूनाइटेड नेशन ने भी एक हक दिया है, उसने भी एक डिक्लेयर किया है कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए रिलीजन के बेस पे। यूएन का डिक्लेरेशन है, 1981 में यह डिक्लेरेशन आया था। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का 1948 का। तो यूएन डिक्लेरेशन भी है फॉर अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और यूएन का डिक्लेरेशन माइनॉरिटीज के ऊपर भी है। यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज भी है 1992। तो यूएन का डिक्लेरेशन भी है नाइनटीन 92 में गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की हुई कम्युनिटी को हम मिनॉरिटी कम्युनिटी मानेंगे।
उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस क्या हैं मिनर्स के लिए, बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के लिए आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 51 सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आर्टिकल 15 सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, तो ये क्या बोलता है कि आपको किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि नौकरियां सबको मिलनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए, ये 16 ने कहा। उसके बाद 25 की बात करते हैं, तो 25 क्या बोलता है कि हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो राइट का है कंसाइंस का, वो फ्रीली प्रोपेगेट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है रिलीजन को। ये है आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 15 सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, आर्टिकल 16 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 और आर्टिकल 25। और आर्टिकल 25 क्या करता है कि आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं रिलीजन को। ठीक है, तो आर्टिकल 15 हमने पढ़ा, आर्टिकल 16 हमने पढ़ा और आर्टिकल 25 भी हमने पढ़ा। तो आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 बोलता है कि राइट है हर एक के पास कि वो मेंटेन कर सके, एस्टेब्लिश कर सकते इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए। ये आर्टिकल 26 बोलता है। 25 बोलता है कि आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन को, प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलीजन को। ओके, कि प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन को। उसके बाद क्या है, आपने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना है रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है। तो आपको ये डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
के द्वारा जो मैनेज्ड होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि वो रेड कर सकते हैं, एड रिसीव कर सकते हैं स्टेट से। ये आर्टिकल 30 एड भी रिसीव कर सकते हैं और वो अपना माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप भी कर सकते हैं। आर्टिकल 29, 30 सबसेक्शन 1 और 30 सबसेक्शन 2, ठीक है। और 29 में कहा कि वो अपना जो है सिटीजन्स जो हैं वो अपना कल्चर, डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को वो प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रख सकते हैं। ओके। आर्टिकल 350 ए है, तो आर्टिकल 350 ए क्या बोलता है कि मदर टंग में प्रोविजंस बनाने चाहिए स्टेट को कि प्राइमरी एजुकेशन में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मदर टंग में प्रोवाइड करने चाहिए। इसके लिए बच्चे जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से बिलोंग करते हैं। और आर्टिकल 350 ए जो है ये कहता है कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए फॉर लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटीज़ के लिए। ऊपर वाला किसके लिए था? ऊपर वाला 350 ए जो है वो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए था और 350 बी जो है ये भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए है। इसमें ऑफिसर माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, तो माइनॉरिटीज़ एक्ट आया 1992 में, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। तो इसने क्या किया कि इसने देखो पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, तो इनको ये कहा गया कि इनको माइनॉरिटी स्टेटस दी गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस देगी जो कि इंस्टीट्यूशन बने हुए हो। इसके द्वारा जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जो कि नोटिफाई की गई हैं एट द गवर्नमेंट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट, जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख्स हो गया, पारसीस हो गए, जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है। तो ये लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, अपने इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया जो इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेटअप किए थे। ओके गाइस, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी है ह्यूमन राइट्स की 1948 में कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो इक्वल है। उसके बाद यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी है और यूएन का भी डिक्लेरेशन है इसके अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, 1981 में है, ठीक आया था ये। उसके बाद यूएन का डिक्लेरेशन आया था माइनॉरिटीज़ के ऊपर, पहले रिलीजियस के ऊपर आया डिस्क्रिमिनेशन और फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन आया माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो 1992, तो 1991 में रिलीजियस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यूएन का डिक्लेरेशन है। 1981 में और उसके बाद फिर 1992 में तो यूएन का डिक्लेरेशन है ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ 1992 में। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस याद कर लिए, 15 है आर्टिकल, 16 है आर्टिकल, उसके बाद 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 305 ए है, 305 350 ए, 350 बी है, यूएन का डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरह की आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लीजिए या किसी भी तरह की कोई जाति हुई हो, ठीक है, या किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर हुई हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के ऊपर।
तो बड़े सारे प्रोविजंस हैं रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए भी और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ के लिए भी। तो यूएन का भी डिक्लेरेशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस दिए हैं जिन आज की मैंने आपके साथ डिस्कशन की है। तो इन आर्टिकल्स को आपने पढ़ लेना है अच्छे से। तो आगे देखते हैं कि मिनॉरिटीज़ का सिनेरियो देखते हैं कि इनका सोशल सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो क्या है, एक लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है प्लूरल सोसाइटी है वर्ल्ड की। ठीक है, तो जितने भी सारे रिलीजन जो हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदुज़म है, तो बड़े सारे फॉलोअर्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो अब इंडिया ही था पहला कंट्री डेमोक्रेसी जिसने इन जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं या फिर वो जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं कंट्री के अंदर जो रह रही थी, तो उनको एक रिकॉर्ड। पहले हम बात करते हैं कि क्या है बेसिकली डेमोग्राफिक, अब सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है रिलीजियस मिनॉरिटीज़ का इंडिया में। ठीक है, हाईएस्ट और सबसे कम रेशो है 6 में, सबसे ज़्यादा कृषि में कम चाइल्ड रेशो जो है। सबसे कम, बाकी मुस्लिम्स की भी ज़्यादा है, सिख्स की भी ज़्यादा है। तो हमने देखा कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ इंडिया में हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, उसके बाद आती है क्रिश्चियंस की, उसके बाद आती है सिख्स की, बुद्धिस्ट की, जैन्स की और लास्ट में पारसी। तो आप बात करें सेक्स रेशो, तो सबसे ज़्यादा है क्रिश्चियन, सबसे कम है सिख्स में। और अगर हम बात करें जैन ऐसा धर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं और उसके बाद सिक्स में है। तो अब जो फर्टिलिटी रेट है वो हाई है। अब अर्बनाइजेशन की बात करें, डेमोग्राफिक की बात हमने कर ली, अर्बनाइजेशन की बात हमने कर ली, अर्बनाइजेशन की बात हम करने वाले हैं।
तो अर्बनाइजेशन में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कम्युनिटी कौन सी है, वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम्स के अलावा आप क्रिश्चियन की बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें, जैन्स की बात करें, तो सिख नहीं, तो ये भी अब अर्बन में रह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो अर्बन रह रहे हैं वो जैन है। जैन है ही अर्बन अर्बन में रह रहे हैं। अब पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, एक्यूट है रूरल एरिया में, ना कि अर्बन एरिया में। तो हमने अर्बनाइजेशन की बात की, तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज कौन है? जैन सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। और मुस्लिम जो है वो ज़्यादा अर्बनाइज्ड हैं, किससे? सिख से और क्रिश्चियन से, हिंदू से और सिख से। तो अब पॉवर्टी जो है वो आपको रूरल एरिया में ज़्यादा क्यूट मिलेगी, अर्बन एरिया में कम मिलेगी। तो ये अर्बनाइजेशन है। तो उसके बाद हम बात करी हमने डेमोग्राफी की, बात करें अर्बनाइजेशन की, उसके बाद बात करी हमने स्टेटस ऑफ वीमेन की। तो वीमेन स्टेटस की बात है, तो जिनकी शादियाँ जो है वो कम उम्र में हो जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको हिंदूज में मिलेगी, उसके बाद मुस्लिम्स में भी मिलेगी, और बुद्धिस्ट में मिलेगी, जैन्स में भी मिलेगी, और बड़ी सारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी हिंदूज में। और मुस्लिम्स में आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी जो कि कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती हैं। सबसे ऊपर आता है मुस्लिम, उसके बाद आता है बुद्धिस्ट। बुद्धिस्टों की शादी भी सबसे 1% पॉपुलेशन है जिनकी शादियाँ 17 साल से कम उम्र में हो जाती हैं। उसके बाद इंडिया आता है। तो जितने भी डिफरेंट जो हमारे इंडिया में रिलीजियस कम्युनिटीज़ रिजाइड कर रही हैं, तो चाइल्ड मैरिज का सबसे ज़्यादा केसेस आपको मुस्लिम्स में देखने को मिलेंगे या फिर बुद्धिस्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपने वुमेन का स्टेटस देख लिया। तो अब देखा जाए तो 50% से जो डिलीवरीज हैं, हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, सिख्स हो, तो ये घरों में होती हैं। तो क्रिश्चियन हैं या जैन्स हैं जिनकी डिलीवरीज जो है वो हेल्थ कम्युनिटी सेंटर में होती है, क्रिश्चियन की। और जो कम्युनिटीज़ है दूसरी जैन, तो इनके मदर्स की डिलीवरी होती है अर्बन फैसिलिटी सेंटर्स में। बाकी 50% पॉपुलेशन की डिलीवरीज जो है वो घरों में होती है। तो ये स्टेटस है वुमेन का, डिलीवरीज का स्टेटस है मैंने बता दिया।
तो डेमोग्राफी आपने देखी, आपने अर्बनाइजेशन देखा, आपने स्टेटस देखा वीमेन का, तो अर्बनाइजेशन देखी, उसके बाद आपने डेमोग्राफी देखी। तो डेमोग्राफी में हमने डिस्कस किया हमने कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आपको हिंदूज के बाद क्रिश्चियंस की मुस्लिम्स की मिलेगी, उसके बाद क्रिश्चियंस की, उसके बाद सिक्स की मिलेगी। डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं हम। तो चाहे सेक्स रेशियो आपको क्रिश्चियन में मिलेगी और सबसे कम आपको सिक्स में मिलेगी। ये डेमोग्राफी में हमने डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा कम्युनिटी वाले लोग कौन से हैं और सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किन में आपको देखने को मिलती है। ओके, तो उसके बाद जो टोटल फर्टिलिटी रेट है देखा जाए तो वो आपको मुस्लिम्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हमने फिर की बात की, ठीक है। उसके बाद हम बात है अर्बनाइजेशन की। तो अर्बनाइजेशन की बात में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड हैं क्रिश्चियन और जैन्स। ओके, और स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो आपको अर्ली चाइल्ड मैरिजेस आपको सबसे ज़्यादा आपको मुस्लिम्स में देखने को मिलेगी और आपको सब और बुद्धिस्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डिलीवरीज जो है वो अर्बनाइज्ड हेल्थ सेंटर्स में होती हैं, किन की? क्रिश्चियन की और जैन्स की। बाकी जो कम्युनिटीज़ की डिलीवरी है 50% डिलीवरीज होम में होती हैं, बाकी की होती हैं अर्बन हेल्थ सेंटर्स में। अब लिटरेसी की बात करें तो सबसे कम गैप जो है मेल फीमेल लिटरेसी में वो आपको देखने को मिलेगा क्रिश्चियन में और जैन्स में। तो तो नेशनल एवरेज से जो लिटरेसी रेट है वो हाई है बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज से, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के। तो मुस्लिम में 68.54 लिटरेसी रेट है, 68.54। ठीक है, तो लिटरेसी रेट कम है मुस्लिम्स की, जो नेशनल एवरेज है। ठीक है, वो है 72.98। अब हेल्थ की बात करें
आपको अदर हैं जो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें फॉल नहीं करते। अदर कैटेगरी वर्कर्स में आते हैं जेन्स जो हैं, तो सबसे ज़्यादा हैं जेन्स। ओके, और उसके बाद हैं क्रिश्चियंस, उसके बाद हैं मुस्लिम्स, उसके बाद हैं हिंदूज, कम है सबसे ज़्यादा। तो बिजनेस कैरेक्टर जो है जैन में आप देखोगे कि अदर कैटेगरी वर्कर सबसे ज़्यादा हैं। तो हाउस होल्ड एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं हिंदूज में। तो हमने डिस्कस करा कि जैन को डिस्कस करा, हमने इनकी वुमेन का स्टेटस डिस्कस करा, हमने इकोनॉमिक स्टेटस डिस्कस किया, हमने हेल्थ को डिस्कस किया, लिटरेसी को डिस्कस किया, एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया, हेल्थ, लिटरेसी, स्टेटस, अर्बनाइजेशन और डेमोग्राफी को हमने डिस्कस किया। तो हमने बताया अलग अलग कम्युनिटीज़ को कंपेयर करके बताया कि किस में ज़्यादा लिटरेसी रेट है, किस में कम है, कौन से ज़्यादा वर्कर जो है वो अदर कैटेगरी वर्कर्स में आते हैं, वुमेन का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो सेक्स रेशो किस में हाईएस्ट है, किस में लो है, लिटरेसी रेट में सबसे हाईएस्ट जो गैप जो है वो किस में है, मेल फीमेल लिटरेसी में। हेल्थ में हमने देखा कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा किस में है, ठीक है। तो हिंदूज में ज़्यादा है और इसका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में ज़्यादा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें अदर कैटेगरी वर्कर्स में सबसे ज़्यादा जेन्स आते हैं, और जो 37% जो हाउस होल्ड हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हैं एग्रीकल्चर में। ओके, तो उसके बाद क्रिश्चियन के लिए कम है और मुस्लिम्स के लिए और कम है। अब बात करें कि मेजर सोशल इकोनॉमिक इश्यूज, कौन से फेस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलिटी पारसिस में, पारसिस में बात करते हैं, सिक्स में बात करते हैं। तो पारसिस में आप देखने को मिलेगा फर्टिलिटी रेट हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स में है, हिंदूस में है। तो लो फर्टिलिटी रेट सबसे है वो है पारसिस में। ओके, हेल्दी, इकोनॉमिकली फिट हैं, हेल्दी वेल ऑफ हैं, इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, तो इसलिए इनकी अनविलिंग है, इसलिए पारसिस की जो फर्टिलिटी रेट है वो बड़ा ही लो है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स की। अब सिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो है वो आपने देखा था सिक्स में था, ठीक है। अब जैसे एजुकेशनल है तो गर्ल चाइल्ड बड़ी पीछे है एजुकेशन में,
जो बंजारा होते हैं, लबाना होते हैं,
है ना। तो एम्प्लॉयमेंट लिटरेसी स्टेटस कैसा है, एम्प्लॉयमेंट लिटरेसी देखा। और उसके बाद आपने इकोनॉमिक इश्यूज जो फेस कर रहे हैं सिख्स, पारसी, बुद्धिस्ट, वो हमने देखा। तो हम पढ़ रहे हैं उनका सोशल स्टेटस कैसा है, पॉलिटिकल स्टेटस कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। अभी हम बात करें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसमें कौन सी माइनॉरिटीज आती हैं, इसमें जो इनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उनकी जो लैंग्वेज से इनकी लैंग्वेज अलग है, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो जैसे आपको दिखेंगे गुजराती बोलने वाले महाराष्ट्र में क्या है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। मराठी बोलने वाले गुजरात में क्या है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो ये यूनिक फीचर है कंट्री का। जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी है, वैसे ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक यूनिक फीचर है कंट्री का। तो इश्यूज कौन से हैं, स्टेटस क्या है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। तो हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, ठीक है। तो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाई, लेकिन उन स्टेट्स बनने के बाद भी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मेजॉरिटी स्पीकर्स में थे और माइनॉरिटी स्पीकर्स में थे, वो रिड्यूस नहीं हुए हैं। ओके। अब जैसे मिथाली है, संथली है, कोंकणी है, तो ये लैंग्वेजेस जो रिकॉग्नाइज की गई हैं और ये 8th शेड्यूल में कांग्रेस आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी। बट ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं किसी भी स्टेट में। जैसे डोगरी हो गई, सिंधी हो गई, कश्मीरी हो गई, बोडो हो गई, मलयाली हो गई, ये लैंग्वेजेस जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ही नहीं। तो आपको ट्रांसलेटर्स की भी दिक्कत है यहाँ पे, टाइपिस्ट की दिक्कत है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आपको यहाँ पे होते हुए दिखेंगे। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ में। कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, बुक्स नहीं है मिनॉरिटी लैंग्वेजेस में, है ना। अब और ज़्यादा लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में डालने की ज़रूरत है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज फेस कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता तो है कि आपको इंस्ट्रक्शन देनी है मदर टंग टू द प्राइमरी लेवल, लेकिन सेकेंडरी लेवल तक मदर टंग में इंस्टीट्यूशन देने का कोई भी प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में।
अब गवर्नमेंट जो है वो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज में करती है। उसके बाद पॉलिटिकल की बात करें, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। अब इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अब मिनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, तो उनको ये लगता है कि तो जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो उनके लिए ठीक नहीं है। अब 1980 के बाद मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में डिक्लाइन हुई है, बट उनकी पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है। तो अब इलेक्टोरल प्रेजेंटेशन मींस लो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है रिलीजियस मिनॉरिटीज़ की और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ की। और हम पॉलिटिकल एक्सक्लूजन की बात करें, अब आपको कोई पॉलिटिकल ग्रुप्स होना चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए जो कि लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ को लुक आफ्टर करे, वैसे ही नहीं है। तो इस वजह से तो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भी है इनका। तो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भी है और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भी है। तो हमने देखा पॉलिटिकली कैसे ये बैकवर्ड है, पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन इनका लो है, पॉलिटिकली एक्सक्लूजन है, एजुकेशनली हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने देखा। उसके बाद वायलेंस। अब रिलीजियस हो चाहे लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ हो, तो वायलेंस, तो इनकी एम्प्लॉयमेंट भी कम है, रिप्रेजेंटेशन कम है इनकी। और पॉलिटिकल पार्टीज पोलराइजेशन करती है ना। तो अब ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो जाती हैं, पोलराइजेशन का शिकार हो जाती हैं। तो कम्युनल वोट्स की बात करें, तो एक इशू है कम्युनल वोट्स। कम्युनल वोट्स का मतलब ये होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कम्युनल पॉलिटिक्स में एंगेज करती हैं, तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़, ठीक है। तो आप जब वोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, क्रिमिनल्स की सिलेक्शन हो जाती है लेजिस्लेशन में। तो कम्युनल वोट्स, जब कम्युनिटीज़ रिलीजियस लाइन पे, लिंग्विस्टिक लाइन पे वोटिंग करती हैं, तो बड़े सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी वोटर्स। वायलेंस है और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है, लो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। कहाँ पे हमने डिस्कस किया लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस मिनॉरिटीज़ और इनके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस को।
ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखेंगे गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।